तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेमेस्टर 2 का SEC2 का मॉड्यूल 1 हम स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल 1 का फर्स्ट टॉपिक है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस चीज़ का? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा था, मतलब ये कोर्ट सिस्टम, ये सब चीज़ें कैसे आई, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी आएंगी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। तो हम लोग मॉड्यूल 1 का टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशरी, ठीक है, मतलब हिस्टोरिकल, आप ये भी हेडिंग डाल सकते हो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन जुडिशरी। ओके, The Indian judiciary has a complex and dynamic history that includes centuries of legal advances, post-independent changes and colonial influences. हमारा जो इंडियन जुडिशरी था ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का था, मतलब बहुत कुछ चीज़ें मिक्स थी और बहुत वास्ट थी, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या रिलीजन है, इसीलिए इंडिया का जो हिस्ट्री है जुडिशरी को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है और बहुत सारे टाइम के साथ ये चीज़ों में चेंजेस लेकर के आता है। लीगल एडवांसेस यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले चीज़ें कैसी थी लीगली जुडिशरी में, इंडिपेंडेंस के बाद में चेंजेस आई, और इंडिपेंडेंस के बाद में जो चेंजेस आई वो थोड़ी कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस थी। कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस मतलब क्या होता है कि ब्रिटिश ने हमारे कंट्री को कैप्चर कर रखा था, ठीक है, मतलब कॉलोनी बना करके रखा था, और ब्रिटिश के आइडियाज़ इंडिया ने अडॉप्ट किए। तो ये कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस हैं, वहाँ से इन्फ्लुएंस होकर के आइडियाज़ ऐड किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में जा कर के। तो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशरी हैज़ प्रोग्रेस्ड फ्रॉम रिलीजियस प्रेस्क्रिप्शन टू द करंट कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सिस्टम। तो हमारा जो जुडिशरी है वो बहुत प्रोग्रेस होते आया है, मतलब प्रोग्रेसिव नेचर का रहा है, रिलीजियस प्रेस्क्रिप्शन से लेकर के अभी के करंट सिचुएशन को हैंडल करता है। विच हैज़ इंक्लूडेड सेक्युलर लीगल सिस्टम एंड कॉमन लॉ। एक सेक्युलर लीगल सिस्टम भी है इसका और कॉमन लॉ भी है। इंडिया हैज़ नोन लीगल हिस्ट्री डेटिंग बैक टू वैदिक एराज। इंडिया का जो लीगल हिस्ट्री है वो स्टार्ट होता है आपका वैदिक एराज में। वैदिक एराज जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि वैदिक एराज में 2 एराज थे, एक था आपका अर्ली वैदिक एंड सेकेंडली लेटर वैदिक। तो इस टाइम से आप समझ रहे हो, इस टाइम से हमारा जो लीगल हिस्ट्री है वो चलता आ रहा है। एंड a civil law system may have existed throughout the Indus Valley civilization and Bronze Age। और ये जो सिविलियन के लिए लॉ सिस्टम है वो भी एग्जिस्ट करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के ब्रोंज एज तक, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो वैदिक पीरियड से इसकी शुरुआत हुई है, जब से हमने हिस्ट्री को जाना वैदिक पीरियड से, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे भी चली और ब्रोंज एज तक चलती आ रही है और अभी तक चलती आ रही है, ठीक है। पहले जो लॉ का जो रिलेशन था वो क्या था, सिर्फ रिलीजियन से था, ठीक है, वेदास से था, उपनिषद से था और होली बुक से था, ठीक है। इसी से रिलेटेड रूल्स प्रिंसिपल्स लिए जाते थे। रूल्स और प्रिंसिपल्स कहाँ से लिए जा रहे हैं? होली बुक से, वेदास से, उपनिषद से, ठीक है। सिर्फ मान लो हिंदू ही नहीं, जैन, बुद्धिस्ट, सबके अपने क्या थे, सबके अपने क्या थे, फिलोसफिकल आइडियाज़ थे, फिलोसफिकल आइडियाज़ थे और उन्हीं से रिलेटेड उनके रूल्स तैयार होते थे। तो ये रिलीजियन से चीज़ें शुरू हुई और अभी जा कर के वो जो लॉ है हमारा वो इतना डेवलप हुआ है। तो चीज़ें शुरू कहाँ से हो रही हैं? रिलीजन से। तो law as a subject of religious prescription or philosophical debate has a rich history in India. It sprang from Vedas, Upanishads and other holy books and was fertile ground of practitioners of many Hindus intellectual school as well as Jains and Buddhists. Excellent scholar
एक्सीलेंट सेक्युलर कोर्ट सिस्टम वे एस्टैब्लिश बाय द मौर्यास। कोर्ट सिस्टम जो आपका था वो मौर्यास के टाइम पे एक बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनेस्टी याद होगा अगर आप लोगों को तो, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इनके डायनेस्टी में एक प्रॉपर कोर्ट सिस्टम स्टैब्लिश किया गया था। फिर मुगल्स में भी एंड फिर मॉडर्न कॉमन लॉ सिस्टम का भी बर्थ हुआ। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि तुरंत से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऐसा आ गया। एक आइडिया जो था वो हमारे हिस्ट्री से ही पता चलता है कि ये आइडिया आ रहा है, ठीक है। तो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशरी और लीगल सिस्टम में बी ट्रेस बैक टू एंशियंट वर्क। एंशियंट से आ रहा है, जैसे मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, इसमें लीगल आइडियाज़ और रेगुलेशंस थे। तो उस टाइम पे लोकल किंग्स और किंगडम्स के पास अपनी खुद की जस्टिस सिस्टम थी, अपने खुद के लोकल कोर्ट्स थे जो क्या करते थे, कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करते थे। क्या करते थे, कन्फ्लिक्ट्स को क्या करते थे, सॉल्व करते थे। क्योंकि उस टाइम पे भी तो लोग रहते थे ना, तो लोगों में अगर कन्फ्लिक्ट होगी तो कोई तो सॉल्व करेगा। उस पर्पस के लिए लोकल कोर्ट्स वगैरह स्टैब्लिश की गई थी कि जो भी कस्टमरी लॉ होंगी, कस्टम से रिलेटेड, तो वो चीज़ क्या होगा, लोकल कोर्ट्स सॉल्व करेंगी उस कन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है। आते हैं हम लोग, पहला जो पीरियड पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे एंशियंट पीरियड। एंशियंट इंडिया में द नोशन ऑफ धर्मा और लॉ वॉज इंस्पायर्ड बाय द वेदास। ये जो धर्मा और लॉ है ये इंस्पायर हुआ था वेदास से। कब, एंशियंट पीरियड में। और इस वेदास और इस धर्मा में क्या थे, रूल्स ऑफ बिहेवियर एंड सेरेमनीज वेयर कोडिफाइड इनटू धर्म सूत्र। एक लॉ बुक था जिसे कहा जाता था धर्म सूत्र, उसमें कोडिफाई किए गए थे, मतलब लिखे गए थे रूल्स ऑफ बिहेवियर कि कैसे कोई एक पर्टिकुलर इंसान बिहेव करेगा, उसका बिहेवियर कैसे होगा, किसी भी चीज़ से रिलेटेड सेरेमनीज कैसी होंगी, सेरेमनीज में रिचुअल्स क्या होंगे, तो ये धर्म सूत्रा में कोडिफाई किया गया था। विच वेयर प्रैक्टिस्ड इन मेनी ब्रांचेज ऑफ वैदिक स्कूल। और ये धर्म सूत्र में जो भी कोडिफाई करी गई थी वो जितने भी ब्रांचेस वैदिक स्कूल्स के थे उनमें पढ़ाया जाता था। Several dharma shastras emerged throughout the first 7th century of the Christian period, including those dealing extensively with Manu, Yajnavalakya, Narada, प्रशरा स्मृति अमंग अदर्स। मतलब क्या कि फर्स्ट 7th सेंचुरी से लेकर के क्रिश्चियन पीरियड तक ये चीज़ें डील करते आ रही थी। मनु, यज्ञवल्क्य, नारदा, ये सब क्या है, स्मृतिज हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी। ड्यूरिंग द वैदिक टाइम विलेज पंचायत रिजॉल्व स्मॉल कन्फ्लिक्ट्स। वैदिक टाइम पे विलेज पंचायत होती थी, वो छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट्स को जो भी विलेज में हो रही हैं उसे रिजॉल्व करता था। कौन, विलेज पंचायत। फिर आता है वैदिक टाइम के बाद, यानी कि अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। इसके बाद आता है मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सिस्टमेटिक जुडिशियल सिस्टम जिसमें धर्म महामात्य, एक तरह का मान लो हम अभी के टाइम से अगर कंपेयर करें तो जज की पोस्ट बनाई गई थी और वो क्या करते थे, कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते थे। कन्फ्लिक्ट्स को क्या करते थे, रिजॉल्व करते थे। तो अभी के टाइम से कंपेयर करें तो अभी के जज के पास भी क्या है, लॉ की किताब है जिसमें सारे रूल्स लिखे गए हैं, पनिशमेंट्स लिखी गई हैं। तो उस समय भी धर्मशास्त्र को यूज करके ये जो धर्म महामात्यास थे ये कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते थे। तो आप एंशियंट पीरियड को कंपेयर कर लो अभी के एरा से, चीज़ें मैच हो रही हैं। तो ये पुराने टाइम से ही चीज़ें चली आ रही हैं, बस क्या हो रहा है, चेंजेस के साथ अपनाई जा रही हैं, ठीक है। इन द मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य डेवलप अ सिस्टमैटिक जुडिशरी ओवरसीन बाय धर्म महामात्यास, ठीक है। फिर आता है मौर्य डायनेस्टी के बाद हिस्ट्री में एंशियंट में आपका आता है गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी में विलेज पंचायत लोकल कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करेगी, वाइल रॉयल कोर्ट्स हैंडल सीवियर क्राइम्स एंड सिविल केसेस। अब गुप्ता डायनेस्टी में एक चीज़ और ऐड हो गई कि विलेज पंचायत तो रिजॉल्व करेगा लोकल कन्फ्लिक्ट को, लेकिन एक रॉयल कोर्ट होगी जो कि सीवियर क्राइम, कोई अगर बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइम है या सिविल केसेस है तो वो रॉयल कोर्ट उसे हैंडल करेगा। तो ये चेंजेस आई गुप्ता डायनेस्टी में। तो मौर्य डायनेस्टी को हम लोग कैसे याद करेंगे कि धर्म महामात्यास थे उसमें,
एज अ जज वो काम करते थे, और एक सिस्टमेटिक वे में जुडिशियल सिस्टम स्टार्ट हुआ आपका मौर्य पीरियड से। लेकिन फिर गुप्ता पीरियड आता है, उसमें चेंजेस क्या आती हैं, विलेज पंचायत तो रहेगा लेकिन ऐड हो रहा है रॉयल कोर्ट, जो कि सीवियर केसेस को हैंडल करेगा। और ये सारी चीज़ें किसके यूज से हैंडल होंगी, धर्मशास्त्रस। नेक्स्ट हम आते हैं मीडिएवल पीरियड, एंशिएंट पीरियड के बाद मीडिएवल पीरियड। इन मीडिएवल इंडिया रिलीजियस अथॉरिटीज अटेम्प्टेड टू कन्वर्ट इस्लाम इनटू अ रिलीजन ऑफ लॉ। मीडिएवल इंडिया में क्या होने लगा, मीडिएवल इंडिया में ज़्यादातर किसका रूल हम देखते हैं, मुस्लिम रूल देखते हैं। क्या देखते हैं, मुस्लिम रूल, यानी कि जो भी मुस्लिम किंग्स थे उनका रूल चलता है पूरे मीडिएवल पीरियड में। अकबर, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, या इतने सा बहुत सारे हैं मुस्लिम रूलर्स। तो मीडिएवल इंडिया में क्या होता है, मीडिएवल इंडिया में इस्लामिक रिलीजन आता है, और इसका मतलब है कि इस्लामिक रिलीजन आया तो इस्लामिक रिलीजन क्या है, एक धर्म है, एक रिलीजन है। तो उस टाइम पे वो सिर्फ एक रिलीजन ही नहीं रहा, बल्कि रिलीजियस रूल्स भी लेकर के आया। ठीक है, एक रिलीजन है तो उसके रूल्स तो होंगे ही, तो ये रिलीजन के साथ साथ एक रूल्स लेकर के आया, जिसको सोसाइटी और गवर्नमेंट ने एक लॉ का बेस बना दिया। सोसाइटी और गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉ का एक बेस बना दिया। इसीलिए ये इस्लाम रिलीजियन से लॉ की तरफ ये भी बन गया, इसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए। बट एज केयर टेकर ऑफ जस्टिस, और ये जो लॉ आया ये किस तरीके से आया कि जस्टिस क्या वो केयर टेकर हैं। ठीक है, जस्टिस को बचा के रखा जाए, उस पर ध्यान दिया जाए कि सही जस्टिस मिले, तो एज अ केयर टेकर ऑफ जस्टिस आया। इस्लाम जब रिलीजन से लॉ की तरफ शिफ्ट हो रहा था, उसके रूल्स रेगुलेशन आ रहे थे, तो वो किस तरीके से आया, केयर टेकर ऑफ जस्टिस। तो अब रिलीजन के रूल्स को, इसमें भी क्या होने लगा, रिलीजन के रूल्स को लीगल रूल्स की तरह फॉलो करना पड़ा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई कि कैसे मिडिएवल इंडिया में जब इस्लामिक रूल हुआ, इस्लाम रिलीजन आया, तो रिलीजन से ये एक लॉ के तरफ बढ़ा और ये काम कर रहा था एज अ केयर टेकर ऑफ जस्टिस, कि सही जस्टिस मिले, सही लॉ के अनुसार मिले। तो जो किंग्स थे, जो उस समय पे क्या कर रहे थे, जज वाला काम कर रहे थे। ठीक है, तो वो किसको देख के, जैसे एंशिएंट में क्या था, धर्मशास्त्र था, यहाँ पे शरिया है। क्या है, शरिया है। तो जो कोर्ट के डिसीजंस होंगे, यानी कि किंग्स के जो डिसीजंस होंगे, जो जस्टिस दी जाएगी, तो वो इस्लामिक लॉ के अंदर शरिया को देखते हुए दी जाएगी, शरिया के अकॉर्डिंग दी जाएगी। ठीक है, बात यहाँ पे क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई कि मिडिएवल इंडिया में इस्लामिक लॉ, एक तरह से ये देख लो कि मिडिएवल इंडिया में आपका इस्लामिक लॉ का बहुत इन्फ्लुएंस था, और ये कहाँ से जस्टिस मिल रही थी, शरिया से। ठीक है, इन थ्योरी मोनार्क्स वे आर रिक्वायर्ड टू सबमिसिव टू शरिया, मतलब शरिया के सबमिसिव थे कौन, किंग्स वगैरह, मोनार्क्स वगैरह, क्योंकि शरिया के अकॉर्डिंग ही जस्टिस देना था। एंड हिस्ट्री रिकॉर्ड्स इंस्टेंसेस इन विच सोवरेन अनक्वेश्चनिंगली एक्सेप्टेड द काजीज रूलिंग, और वहाँ पे बिना क्वेश्चन उठाए किसी चीज़ पे काजीज रूलिंग को एक्सेप्ट किया गया। काजी रूलिंग क्या है, उलेमा एक वर्ड है और एक है काजीज। ये जस्टिस को देने में रोल प्ले करते हैं, जस्टिस को देने में क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। जैसे वहाँ पे मौर्य पीरियड में याद रखो धर्म महामात्यास थे, वैसे मिडिएवल पीरियड में उलेमा और काजीज हैं। सबसे ऊपर तो होता था किंग,
ये हर पीरियड का ये एक स्पेसिफिक चीज़ है कि सबसे ऊपर किंग रहेगा, सुल्तान रहेगा, बादशाह रहेगा। सबसे पावरफुल अथॉरिटी जिसके पास थी वो किंग थी, किंग के पास थी। लेकिन ज़रूरत पड़ने पे रूल्स अगर देखना हुआ तो शरिया के रूल्स को फॉलो किया जाता था और शरिया के रूल्स के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन होती थी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई आप लोगों को। मिडिएवल पीरियड में चेंजेस कैसे आ रहे हैं। ईच प्रोविंशियल कैपिटल एंड सिग्निफिकेंट टाउन, सब ईच जितने भी प्रोविंशियल कैपिटल है, सिग्निफिकेंट जो मेन टाउन्स है, वहाँ पे काजी को अपॉइंट किया जाता था। काजीज कंडक्टेड ट्रायल्स इन फ्रंट ऑफ द पार्टीज एंड रिक्वायर्ड मेटिक्यूलस लीगल डॉक्यूमेंटेशन। काजी क्या करते थे, ट्रायल्स कंडक्ट कराते थे। जैसे अभी तारीख पे तारीख मिलती है ना, कोर्ट पे ट्रायल्स मिलते हैं, वैसे ही सेम देखो मिडिएवल पीरियड में चला रहा है। कितना पुराना कॉन्सेप्ट है। तो काजीज भी ट्रायल्स कंडक्ट कराते थे इन फ्रंट ऑफ द पार्टीज, मतलब जो दो पार्टी के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है उन दो पार्टीज के बीच में ट्रायल्स चलेंगी और जो भी इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो शो करना पड़ेगा काजी को। द किंग वॉज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, वैसे ही उस टाइम पे किंग होते थे हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। लोअर कोर्ट में बात नहीं बनी, एकदम लास्ट है कि किंग के पास जाओ, वहाँ जो डिसीजन होगा वो लास्ट डिसीजन होगा। तो द रूलर सैट इन अ कोर्ट कॉल्ड मजलिम कंप्लेंट्स। जो भी रूलर्स कोर्ट में बैठते थे जिन्हें कहा जाता था मजलिम, ये क्या करते थे, कंप्लेंट्स को सुनते थे। कंप्लेंट्स को क्या करते थे, सुनते थे और अपना फाइनल डिसीजन देते थे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक, मोनार्क ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, हियर्ड कंप्लेंट्स ऑन मंडे एंड थर्सडे। तो इस्लामिक रूल में मोहम्मद बिन तुगलक की डायनेस्टी चलती थी, तुगलक डायनेस्टी में, तो उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पे उनके डायनेस्टी में मंडे और थर्सडे को कंप्लेंट सुनी जाती थी। ठीक है। 13th सेंचुरी में ऑफिसर अमीर दाद प्रिसाइडेड ओवर द सेक्युलर कोर्ट ड्यूरिंग द सुल्तान्स एब्सेंस। अगर सुल्तान एब्सेंट रहेंगे 13th सेंचुरी में एक ऑफिसर को अपॉइंट करा जाता था, उसके पोस्ट का नाम रहता था अमीर दाद। अमीर दाद 13th सेंचुरी में सुल्तान के एब्सेंस में अमीर दाद सेक्युलर कोर्ट में प्रिसाइड करेंगे, मतलब एज अ चेयरपर्सन वो बैठेंगे इन द एब्सेंस ऑफ सुल्तान। He was also in charge of carrying out Qazi's ruling and calling attention to situation involving miscarriages of justice। अगर जस्टिस सही से नहीं मिल रही है, अटेंशन देना है सिचुएशन में और काजी के रूलिंग को भी कैरी आउट करना है कि काजी क्या रूल कर रहा है, कैसा डिसीजन ले रहा है, तो ये भी वो देखते थे। कौन? अमीर दाद। ठीक है। द मुफ्तीज वेयर शरिया लॉ स्पेशलिस्ट हु इशूड फतवाज, formal legal decision on issue brought to them by members of public called qazis। मुफ्तीज क्या करते थे? मुफ्तीज एक तरह के शरिया लॉ के अकॉर्डिंग एज अ स्पेशलिस्ट, उन्हें एक मान लो शरिया लॉ का उन्हें स्पेशलिस्ट बनाया जाता था। किन्हें? मुफ्तीज को। वो क्या करते थे? फतवाज इशू करते थे, एक फॉर्मल लीगल डिसीजन, और फिर उस डिसीजन को क्या किया जाता था, काजीज को भेजा जाता था, फिर काजी उस पर रूल करेंगे। द चीफ जज ऑफ द सल्तनत वॉज नोन एज काजी ममलिक। जो चीफ जज होते थे सुल्तान के पीरियड में, यानी कि मेडिएवल पीरियड में, उनके पोस्ट का नाम था काजी ममलिक और काजी उल कजात। मुगल एरा में सेक्युलर जज थे जिनके पोस्ट का नाम था मीर अदल। ही सर्व्ड एज अ जज ऑन द एम्परर्स बिहाफ। एम्परर्स के बिहाफ में वो एज अ जज सर्व करते थे। उन्हें अनबायस्ड होकर के पर्सनल इंक्वायरी के बेस्ड पे वो और काजी उन्हें डायरेक्शन देते थे एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके बिहाफ पे वो अपने काम को करते थे। पर्सनल इंक्वायरी करके अनबायस्ड होकर के काजी के डायरेक्टिव्स में मीर अदल काम को करते थे जब एम्परर एब्सेंट रहते थे उनके बिहाफ पे। एम्परर अकबर अपॉइंटेड 2 ऑफिसर्स। एम्परर अकबर के टाइम पे 2 ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए, नोन एज तुई बेगीज, टू ओवरसी लीगल कॉम्प्लियंस एंड सेट मिनिमल चार्ज फॉर देयर सर्विसेज। उनके सर्विसेज पे एक मिनिमल उन्हें चार्ज किया जाता था, वो लीगल कॉम्प्लियंस वाली चीज़ें देखते थे। कौन? तुई बेगीज। द सेम अप्रोच वॉज कंटिन्यू टिल द ब्रिटिश टुक ओवर द अथॉरिटी इन इंडिया। आफ्टर, आप लोगों को पता है 3 पार्ट में हिस्ट्री डिवाइडेड है, एंशियंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न। एंशियंट में तो ज़्यादा
ऋग्वेदिक यानी वेद वाला कल्चर चला, मिडिएवल में इस्लामिक रूल, और इस्लामिक रूल के बाद यानी कि मुस्लिम रूल के बाद कमांड आ गई मॉडर्न हिस्ट्री के पास यानी ब्रिटिश के पास। तो ये चीज़ें जब तक ब्रिटिश ने अथॉरिटी नहीं ली थी तब तक कंटिन्यू हुई थी। अब आते हैं हम कॉलोनियल एरा यानी ब्रिटिश पीरियड 17th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी। द कंटेम्प्रेरी जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया हैज़ इट्स रूट्स इन द कॉलोनियल पीरियड। द ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिएटेड कोर्ट्स विथ यूरोपियन जजेस हु फॉलोड इंग्लिश लॉ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोर्ट क्रिएट किया जिसमें यूरोपियन जजेस होते थे और वो इंग्लिश लॉ को फॉलो करते थे। ब्रिटिश फाउंडेड द सदर दीवाने अदालत एंड ब्रॉट कॉमन लॉ टू इंडिया। ब्रिटिश ने फाउंड किया सदर दीवानी अदालत और पूरे इंडिया के लिए इसमें कॉमन लॉ था, कॉमन लॉ यूज होता था। दे वेयर सक्सीडेड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स। सदर दीवानी अदालत के बाद क्या आया? हाई कोर्ट्स आया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किंग ऑफ इंग्लैंड ने स्टैब्लिश किया सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में। किंग जॉर्ज III ने स्टैब्लिश किया सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे और मद्रास में ऑन 26 दिसंबर 1800 एंड 8 दिसंबर 1823। तो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था कैलकाटा में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और किंग जॉर्ज III ने सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे और मद्रास में फिर बाद में जाकर के 1800 और 1823 में स्टैब्लिश किया। 1862 में कैलकाटा हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ एक फॉर्मल लीगल स्ट्रक्चर में, और सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे को अबॉलिश कर दिया गया। सदर अदालत को भी प्रेसिडेंसी सिटी में अबॉलिश कर दिया गया। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। द लेजिस्लेशन क्रिएटेड हाई कोर्ट इन बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास। इस एक्ट के तहत यानी कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 के तहत बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास में हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए गए। बात क्लियर हो रहा है आप लोगों को? फर्स्टली एक बार हम लोग और रिवाइज कर लेते हैं। सदर, इसको इरेज कर लूँ मैं तो फिर रिवीजन करते हैं। फर्स्टली सदर दीवानी अदालत, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट में कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद किंग जॉर्ज III ने सेम सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे मद्रास में स्टैब्लिश किया। 1862 में सुप्रीम कोर्ट जो स्टैब्लिश हुआ था कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे वाला और सदर अदालत एबॉलिश कर दिया गया। अब क्या आया? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास में स्टैब्लिश किया 1861 के एक्ट के तहत। दीज हाई कोर्ट रोज टू प्रोमिनेंस इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स। अपने रिस्पेक्टिव रीजन्स को, वहाँ के अपील्स, वहाँ के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मैटर जो भी हैं उसको वो हैंडल करेगा अपने अपने रीजन के। फिर आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। दिस लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंटेड जुडिशियल रिफॉर्म आए इस एक्ट के तहत। सेपरेट हुआ जुडिशरी, गवर्नमेंटल पावर से क्या हुआ? सेपरेट हुआ। It also established the notion of diarchy which allowed provinces to exercise limited self government। डायरकी वाली कॉन्सेप्ट आई जिसमें लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट का रूल आया। फिर आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द स्टैट्यूट broadened the power and duties of the provincial and national parliament. It created the Federal Court of India as the Supreme Court with authority over constitutional issues। 1935 एक्ट के तहत क्या हुआ? फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश किया गया। आप इसको याद रखोगे कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट के तहत क्या हुआ? फेडरल कोर्ट को क्रिएट किया गया एज द सुप्रीम कोर्ट, और अथॉरिटी किसके पास थी? कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, ठीक है, जो भी होंगी वो किस में जाएंगी? फेडरल कोर्ट में। उसके बाद कॉलोनियल एरा के बाद आते हैं हम पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिल जाती है और 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश हो जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करता है जो कि है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मतलब जुडिशरी पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा। जिसके सबसे टॉप पे रहता है अभी भी सुप्रीम कोर्ट। Over time, the Indian court has played important role interpreting the constitution and safeguarding the basic rights। जब हमने कोर्ट पढ़ा है तो उसमें पढ़ा है कि इंडियन कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, मतलब बताने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए और बेसिक राइट्स को सेव करने के लिए। सिंस देन द जुडिशरी हैज़ डिलीवर्ड लैंडमार्क डिसीजन, और उस टाइम से लेकर के अभी तक जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ले चुका है जो कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया है सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। हमारे इंडिया के एनवायरनमेंट को सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली क्या किया गया है? ट्रांसफॉर्म किया गया है। तो इंडियन जुडिशरी हैज़ अंडरगॉन सेवरल चेंजेस टू प्रमोट
तो इंडियन जुडिशरी जो हमारा है वो बहुत सारे चेंजेस से होते हुए गुजरा है और एफिशिएंसी को प्रमोट किया है, एसेसिबिलिटी को प्रमोट किया है और अकाउंटेबिलिटी को भी प्रमोट किया है। अब आते हैं हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन जुडिशरी। अभी मॉडर्न एरा में इंडियन जुडिशरी में क्या मॉडर्न चीज़ें हुई हैं? इंडियन लीगल सिस्टम हैज़ बिन रेवोल्यूशनलाइज्ड। इंडियन लीगल सिस्टम में एक तरह का रेवोल्यूशन आया है। किस टाइप का रेवोल्यूशन आया है? टेक्नोलॉजी का, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि ई कोर्ट्स, वर्चुअल कोर्ट्स, अदर डिजिटल अल्टरनेटिव्स। दीज एफर्ट्स एम टू इम्प्रूव द जुडिशियल सिस्टम। इसका एम क्या है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है इसमें इम्प्रूवमेंट आए, चीज़ें स्पीड में हो, ठीक है, इसीलिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। तो ये क्या दे रहे हैं? अपने एफर्ट्स दे रहे हैं जिससे हमारा जुडिशियल सिस्टम इम्प्रूव हो, एसेसिबिलिटी, एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो फर्स्ट आता है ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट। ये क्या है? दिस प्रोजेक्ट मॉडर्नाइजेज द जुडिशियल सिस्टम थ्रू आईसीटी एफर्ट्स। आईसीटी एफर्ट मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एफर्ट्स, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जैसे कंप्यूटराइजेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई सेवा केंद्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केसेस को हैंडल करना। द इनिशिएटिव इज कोऑपरेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज ई कमिटी। तो ये इनिशिएटिव किसके कोऑपरेशन से चल रही है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ई कमिटीज़ के कोऑपरेशन से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्चुअल कोर्ट। वर्चुअल कोर्ट क्या है? वर्चुअल कोर्ट में रिमोट हियरिंग्स एनेबल की गई हैं। वर्चुअल कोर्ट सिस्टम में रिमोट हियरिंग्स अवेलेबल की गई हैं वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रोवाइडिंग कन्वीनियंट एक्सेस टू जस्टिस विदाउट ट्रैवलिंग फॉर लॉन्ग। मतलब दूर दूर तक ट्रैवल ना करना पड़े, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या हो जाए? ट्रायल्स हो जाएं। Other initiative, National Judicial Data Grid and E-Seva Kendras, Virtual Justice Clock display crucial information about the justice system, includes case facts, pendency and disposition। तो ये Virtual Justice Clock क्या है? ये डिस्प्ले करता है important information related to justice system और इसमें केस के फैक्ट्स इंक्लूडेड रहते हैं। कौन कौन से केस क्या बोलते हैं उसे, पेंडेंसी में है, ठीक है, और उसकी पोजीशन क्या चल रही है केस की। तो केस से रिलेटेड फैक्ट इसमें रहते हैं वर्चुअल जस्टिस क्लॉक में। फिर आता है आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट। ये इस्टेब्लिश हुआ था डील करने के लिए सीरियस क्राइम एंड इंस्टेंसेस अफेक्टिंग वल्नरेबल पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है और सीरियस क्राइम को डील करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया जाए, जिसपे कोर्ट का जो केस है वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डिलेइंग के जल्दी से कोर्ट तक पहुंच सके और उस पर ट्रायल हो सके। तो ये सारे इनिशिएटिव हैं मॉडर्न एरा में लीगल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अब हम आते हैं इसके कंक्लूजन पे। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपका पूरा कवर हो चुका है कि कैसे एंशियंट हिस्ट्री से लेकर के हमारा लॉ सिस्टम चेंजेस होते होते कैसे कैसे चेंजेस आए और मॉडर्न एरा तक भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये एक ओवरऑल आंसर आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं इसके कंक्लूजन पे। तो हमारा जो इंडियन जुडिशरी हिस्ट्री है वो एंशियंट ट्रेडिशन, मिडिएवल पीरियड, मॉडर्न डेवलपमेंट के साथ चला आ रहा है। धर्म बेस्ड कॉन्सेप्ट से लेकर के वैदिक एरा, सिस्टमैटिक लीगल इंस्टीट्यूशन, मौर्य, मुगल, कॉलोनियल पीरियड, सभी चीज़ों में हमने जस्टिस का ग्रोथ देखा है और ये वेरियस फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड है। फॉलोइंग इंडिपेंडेंस द कोर्ट इवॉल्व ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जब इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग आए हैं एज अ कोर्ट, तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना है डेमोक्रेसी का, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर किया जाता है, सेफ किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनली काम को किया जाता है। मॉडर्नाइजेशन मेजर्स भी लिया गया है, जैसे ई कोर्ट, डिजिटल इनिशिएटिव, जिससे क्या हो रहा है कि जस्टिस जो डिलीवर किया जा रहा है वो ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और एसेसिबिलिटी के साथ दिया जा रहा है। तो एज इंडिया इवॉल्व्स द कोर्ट कंटिन्यू टू फुलफिल इट्स फंक्शन। तो एज इंडिया वो क्या कर रहा है, कोर्ट अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से फंक्शन करने की और फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है एज अ प्रोटेक्टर ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड द रूल ऑफ लॉ। और ये सोसाइटी के रिक्वायरमेंट्स को एडजस्ट करते हुए, हिस्टोरिकल हिस्ट्री को साथ रखते हुए ये अपना काम को कंप्लीट कर रहा है। तो हम लोगों का जो ये था टॉपिक, ये आपका जो आप इस आंसर को लिखोगे तो ये डिवाइड होगा आपका। फर्स्ट जाएगा इंट्रो, नेक्स्ट डिफरेंट पीरियड्स, डिफरेंट पीरियड्स में आपका आ गया एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न,
फिर मॉडर्न के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, फिर मॉडर्नाइजेशन कि अभी के टाइम के साथ मॉडर्नाइजेशन क्या हुआ, एंड देन कंक्लूजन, और ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा कंप्लीट होता है। तो दोस्तों होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आपको कंप्लीट लेक्चर चाहिए, कंप्लीट बैच चाहिए, तो सेमेस्टर 2 का पॉलिटिकल साइंस DSCC 2 है या MN2 है, तो ये सिंगल सब्जेक्ट अगर आप लेते हो ऑप्शन 1 तो आपको पड़ेगा 1500, ठीक है। ये पूरे सेमेस्टर का फीस है, मतलब कि 6 मंथ का फीस रहने वाला है। सारा लेटेस्ट रिकॉर्डिंग मिलेगा, नोट्स भी आपको मिल जाएगा, लेक्चर देखना है, नोट्स देखना है, मेंटोरशिप रहेगा कैसे कि आपको पढ़ाई करना है, मिनी टेस्ट आपका ऑफलाइन लिया जाएगा, एग्जाम से पहले आपको सजेशन भी मिलेगा, उसका आंसर भी मिलेगा, ठीक है, और एग्जाम में लिखना कैसे है वो सारा चीज आपको ये बैच में करवाया जाएगा। डाउट क्लियरिंग आपको 24/7 है, कहीं भी नहीं जाना है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग में आपको सारा रिकॉर्डिंग क्लास हमारे एप्लीकेशन में आपको मिलेगा, जहां से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये सिंगल ऑप्शन अगर आप लेते हो, सिंगल पेपर लेते हो, जिनका DSCC 2 है, MN2 है, तो आपको 1500 पड़ेगा। ये पूरे सेमेस्टर का फीस है, मंथली फीस नहीं है। अगर आपको SCC 2 भी लेना है तो ये आपका प्राइस है 2000। अगर आप लोग DSCC 2 के साथ SCC 2 भी लेते हो तो 2000 में आपका काम हो जाएगा, जहां पे लेटेस्ट रिकॉर्डिंग हमारे एप्लीकेशन में देख सकते हो, वेबसाइट में देख सकते हो, जिनका iOS है, आईफोन है, उसमें भी आपका चलेगा। नोट्स आपको मिल जाएगा, कोई भी बुक्स पे डिपेंड नहीं होना होगा। पूरा मेंटरशिप मिलेगा, मिनी टेस्ट मिलेगा, सजेशन मिलेगा, डाउट क्लियरिंग मिलेगा। तो और आपको क्या चाहिए, है ना। तो इतने कम प्राइस में ही मिल रहा है, तो ज़्यादा लेट मत करो, एग्जाम से पहले परचेस करो और आप लोग अपना सेमेस्टर 2 अच्छे मार्क्स से क्लियर करो। जो लोग पॉलिटिकल साइंस लेके पढ़ाई कर रहे हो, और जब भी आप लोग एनरोल करोगे आपका इस बैच से हो जाएगा। एडमिशन कहाँ पे लेना है, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज कर लेना 9143011542। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करोगे, यहाँ पे आपको QR सेंड आपको किया जाएगा और यहाँ से आप लोग डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। सिलेबस क्या कंप्लीट करवाएंगे, तो सिलेबस भी आपको दिखा देते हैं, सभी लोग ध्यान से देखना। जिनका भी DSCC 2 है, MN2 है, तो आपका ये सिलेबस रहेगा मॉड्यूल 1 में, एवोल्यूशन, सिटीजनशिप, ये सारा रहेगा, ठीक है। मॉड्यूल 2 में आपका ये सारा रहेगा। और जिनका भी देखो MN2 का भी आपका सेम है, MN2 का भी सिलेबस क्या है आपका सेम है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, ये पूरा हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करवाएंगे, जिनका भी MN2 है। और जिनका SCC 2 है, तो ये भी हम लोग अपने बैच में पूरा कंप्लीट लेक्चर आपको दिया जाएगा विथ नोट्स, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना होगा, ये पूरा लेक्चर के साथ, नोट्स के साथ आपको सब कुछ दिया जाएगा, सजेशन वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मैसेज करके जल्दी जल्दी एनरोल कर सकते हो। जो भी आपका क्वेरीज है व्हाट्सअप पे मैसेज करो, यहाँ पे आपका सारा चीज सॉल्व कर दिया जाएगा, और लेट मत करो, ठीक है।